Greetings students. In this module, we will discuss about Newton's second law of motion. So before reading the statement of Newton's second law of motion, first we will discuss an example that is written here. So in this example, let's assume a car with a dead battery. Dead battery means कि हमको अगर कार को स्टार्ट करना है तो वी नीड ए बैटरी कि ऑटो स्टार्ट करना है या फिर आपको की को मूव करके स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, वी नीड द इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड बाय द कार बैटरी. सो व्हाट इज रिटन हियर, कार विद अ डेड बैटरी. अब कार की बैटरी डेड हो चुकी है तो उसको स्टार्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, आइदर रिप्लेस द बैटरी और एट द मोमेंट व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुश द कार को हम धक्का लगाएंगे देन इट विल स्टार्ट. सो लेट अज्यूम द कार with a dead battery. It requires a speed of, let assume it requires a speed of 1 meter per second to start its engine. कि अगर उसको हम कार को 1 meter per second की स्पीड से भगाएंगे तो then its engine will start. So what we can do, if one or two person gives a sudden push, there will be no start. कि हम क्या करें कि दो इंसान है उसको एकदम ऐसे धक्का मार के बिल्कुल छोड़ देते हैं कि वो कार है स्टेशनरी में थी, रेस्ट में थी, टू पर्सन अप्लाइड द फोर्स एंड गिव इट ए सडन पुश, एकदम धक्का देके बिल्कुल रुक जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली द कार विल नॉट स्टार्ट. सेकेंड इज व्हाट वी कैन डू टू स्टार्ट द कार. 2 or 3 person, 1 or 2 person start pushing the car and we need to apply the force for the certain interval of time. कि कार को हमको पुश करना पड़ता है और पुश करने के लिए हमको ये नहीं कि एकदम पुश किया और छोड़ दिया, उसको हम कुछ डिस्टेंस तक उसको क्या करते रहते हैं, कार को पुश करते रहते हैं अनलेस इट अचीव दैट पर्टिकुलर स्पीड दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड. कि हम फोर्स लगाते हैं कार को, उसको धक्का लगाते हैं और इतनी देर तक धक्का लगाते हैं कि ताकि उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड एंड देन इंजन विल स्टार्ट. एकदम धक्का देके छोड़ देंगे तो नहीं होने वाला वो, तो उसके लिए हमको थोड़ी देर तक उसको कुछ डिस्टेंस तक हमको क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है. दैट इज we have to apply an external force for some interval of time, so there will be a change in momentum of car. कि momentum initially the car was at rest because कार की बैटरी डेड है, वो मूव नहीं कर रही है. then we apply the force for this certain interval of time कि हमको जो उसके मोमेंटम में चेंज लाना है वो कुछ टाइम तक लाना पड़ेगा. कि हम फोर्स लगाएंगे, ये नहीं कि फोर्स लगाया और एकदम छोड़ दिया. we have to apply the force for the certain interval of time so that there is a change in momentum, there is a change in velocity. Unless it achieves the velocity or speed of 1 meter per second, the car generally will not start off. The main meaning of this example is कि मेन है क्या चीज की कार स्टार्ट नहीं हो रही है हमारी, हमको उसको फोर्स लगाना है. 2 या 3 लोग उसको फोर्स लगाते हैं लेकिन फोर्स ऐसे नहीं लगाना कि एकदम धक्का देके छोड़ देना है, उसको हमको कुछ डिस्टेंस तक पुश करना पड़ता है. आफ्टर पुशिंग दैट कार फॉर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम there will be change in momentum. So वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स के ऊपर. So this is what the Newton second law of motion. So what is the Newton second law of motion? The rate of change of momentum of an object. कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कोई मोमेंटम है तो उसको चेंज करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा फॉर द सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. So the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force. तो obvious सी बात है कि किसी की स्पीड को चेंज करना है या मोमेंटम को चेंज करना है. So what we have to do, we have to apply a force, the applied unbalanced force in the direction of force. कि जो rate of change of momentum है, specifically linear momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. So this is the statement for Newton's second law of motion. So from this, so how this statement is derived. So in this example of car, we have applied the force for the certain interval of time. From this example or other examples, Newton concluded that the change in momentum, कि जैसे कार थी पहले रेस्ट पे थी तो उसका मोमेंटम क्या होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट मोमेंटम इज 0. तो मोमेंटम शुरू में कार का क्या था, 0, क्योंकि वो रेस्ट में थी. देन वी अप्लाइड द फोर्स फॉर द सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. तो क्या हो गया, मोमेंटम पहले 0 था, फोर्स लगाने की वजह से क्या हो गया, मोमेंटम इज चेंज. तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम. तो जो चेंज इन मोमेंटम हुआ
वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि हमने फोर्स लगाया, पहले जीरो मोमेंटम था, फिर उसने अचीव कर लिया कुछ मोमेंटम, मूव करने लग गई। तो वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कि क्या फोर्स का वैल्यू है, एंड द सेकंड टर्म इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच फोर्स इज एक्सर्टेड। कि ये नहीं है कि हम 5 न्यूटन फोर्स लगाना था हमने कार को स्टार्ट करने के लिए, एक बार लगा के छोड़ दिए। वो हमको 5 न्यूटन फोर्स कंटिन्यूसली लगाना पड़ता है फॉर द सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। देन the car will achieve the certain speed and its engine will start. So from this conclusion, Newton derived this statement for second law of motion कि जो change आएगा momentum में, that is directly proportional to the applied force in the direction of applied force। कि जिस डायरेक्शन में मेनली क्या किस चीज पर डिपेंड करेगा? फोर्स पे, और वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया। द नेक्स्ट टर्म इज the mathematical derivation for the Newton's second law of motion. So how we can derive the equation? We will use this statement. So let's assume we have an object. Let's assume this is the ball. Mass of this ball is m. Initially it is moving with initial velocity जो कि सबसे पहले हमारे पास एक बॉल है, वो पहले से ही मूव कर रही है। लेट अज्यूम द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल इज यू। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फुटबॉल कि फुटबॉल है, वो पहले से ही मूव कर रही थी। मास ऑफ दैट फुटबॉल इज एम, इट इज ऑलरेडी मूविंग विद द वेलोसिटी, सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू। देन वी अप्लाइड ए फोर्स एफ, कि हमने विद आवर फीट वी किक दैट फुटबॉल, मीन्स विद आवर फीट वी अप्लाइड द फोर्स फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम टी। हमने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लगाया फॉर द टाइम ड्यूरेशन टी। मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज एम, वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बिफोर अप्लाइंग द फोर्स, कि फोर्स अप्लाई करने से पहले मास कितना एम, पहले से मूव कर रहा था कितनी वेलोसिटी से? इनिशियल वेलोसिटी यू। देन वी अप्लाइड द फोर्स, फोर्स अप्लाई कर दिया फॉर द टाइम ड्यूरेशन टी। व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर बॉल, जब हम फोर्स लगाएंगे तो मास तो चेंज होने नहीं वाला, तो दैट फाइनल कंडीशन द मास विल रिमेन सेम, मास तो चेंज होगा नहीं, बट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्योंकि हमने फोर्स लगाया था तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। नाउ दिस इज द इनिशियल कंडीशन बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, देन द फाइनल कंडीशन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ force. So when we have initially applied the force, then we can get the initial momentum. We will represent the initial momentum by P1. So initial momentum according to the formula of momentum is m multiplied by initial velocity. After applying the force, the ball will achieve the momentum. Its final momentum is P2. Mass remains same, mass तो change हुआ नहीं है. There is a change in velocity. So P1 is equal to mass into initial velocity. P2 is equal to mass into final velocity. Now change of momentum. Every time when we calculate the change, what is change? Final minus initial. Final momentum is P2, initial momentum is P1. Now there is slight change. This Newton's second law does not state only the change of momentum, it states the rate of change of momentum. The rate of change of momentum मतलब momentum तो change हुआ, कितने time में change हुआ? So the rate of change of momentum is equal to P2 minus P1. P2 minus P1 is the change of momentum. If I divide that change of momentum with time, then it will be the rate of change of momentum. Similar to that of distance, speed formula. Speed is what? The rate of change of distance. तो speed के अंदर हम क्या कर रहे थे? Speed is equal to distance by time, or we also say that the rate of change of distance. So here it is the rate of change of momentum. The change of momentum final minus initial. Rate mean कितने time में वो change हुआ, is directly proportional to the force applied on the object. So P2 minus P1 is the change in momentum, divided by time is the rate of change of momentum, is directly proportional to the applied force. That I have written according to the Newton's second law of motion. The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied force. So कितना force लगाया था हमने F? This is the rate of change of momentum. So now we will put the value of
Now put the value of P2 and P1. We already have the value of final momentum and initial momentum. We will put these values here. So what is the value of P2? mv minus what is the value of P1? mu divided by time, directly proportional to the force. So what is common here? mv minus u divided by time into force. So we can also write like this: mv minus u by t into f. Now all of you are aware what is v? Final velocity. What is u? Initial velocity. What is the time? So final velocity minus initial velocity divided by time. So what is this? Final velocity minus initial velocity is what? Change in velocity. What is t? With respect to time. So this is change in velocity with respect to time, and change in velocity with respect to time is equal to acceleration. All of you are aware about this, that change in velocity with respect to time is called acceleration. Now after this point we will put this value. This was our equation: mv minus u by t directly proportional to the f, and v minus u by 2 is equal to a. So now we will put a in place of this. So m is already there here. In place of v minus u by t, what we will write? Acceleration, because it is the change in acceleration. We can also write like this: f is directly proportional to the ma. So when we open the directly proportional sign and convert it into equal to, then what we have to do? We have to write a constant. So here k is the constant. Why? Because directly proportional, we converted the sign of directly proportional into equal to. So whenever you convert the directly proportional into equal to, we have to use the proportionality constant, क्योंकि हमने proportional को किस में convert किया? Equal में. तो जब भी आप proportional को equal में convert करोगे, we have to use a constant. So here in this case I have used the constant k. So f is equal to k ma. What is f? Force. What is m? Mass. What is a? Acceleration. If we use the SI units, means कि SI units में हम क्या यूज कर रहे हैं? मास की SI यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So in that case the value of k is equal to 1. If we use the SI unit in place of force, the SI unit of force is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अगर हम SI यूनिट्स लेंगे तो ये जो कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिया था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. देन by putting the value of k1, what you will get? F is equal to ma. So this is the formula for the Newton's second law of motion. F is equal to mass into acceleration. So I hope this derivation or mathematical formulation is clear to everyone. So one formula for second law is this: change in momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to the f. The second formula that we have derived, f is equal to mass into acceleration. Now the next thing is, what is the unit of force? So we have already derived the formula for force. So force is equal to mass into acceleration. We can put the value of mass, SI unit kilogram, SI unit of acceleration meter per second square. So the unit kilogram meter per second square. But rather than writing this unit kilogram meter per second square, we write the unit Newton. So SI unit of force is Newton. The symbol of Newton is capital N. So one more question that comes in the exam is, define 1 Newton. So how you will define? I hope this, how
Newton, kilogram, meter per second square is clear to everyone. This is the SI unit of force. If someone asks you what is the SI unit of force, directly write Newton. So next question is how you will define 1 Newton. So 1 Newton क्या है? F is equal to mass into acceleration. तो F की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 न्यूटन. तो वो कब आएगा? जब मास कितना होगा? 1 किलोग्राम और बॉडी ने कितना एक्सेलरेशन अचीव किया होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हाउ यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन? 1 न्यूटन इज that much amount of force when it is applied on an object of 1 kilogram, it achieve an acceleration of 1 meter per second square. So I hope this definition is clear to everyone. I am again repeating कि 1 न्यूटन कितना फोर्स होता है, उतना फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं कि लेट अज्यूम ये डस्टर है, इसके ऊपर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और ये कितने ग्राम का वेट मास कितना है इसका? 1 किलोग्राम. मतलब उतना फोर्स 1 न्यूटन इज दैट मच अमाउंट ऑफ फोर्स कि 1 न्यूटन उतना फोर्स होता है जब हम 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं तो वो एक्सीलरेशन कितना अचीव करता है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So I hope you can write this definition कि 1 Newton is that much amount of force when it is applied on an object of 1 kilogram, it achieve an acceleration of 1 meter per second square. So this is the Newton's second law of motion. So first is the statement the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. So whenever the question is defined or write the statement, you can write like this. Next is the mathematical derivation of the formula for Newton's second law of motion. You can write like this. So according to the definition, we have a ball whose mass is m. It is already in motion और initial velocity क्या है? u. उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, कितनी देर के लिए लगाया? टाइम टी के लिए. तो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई. नाउ क्योंकि बॉल सेम है, बॉल तो चेंज हुई नहीं है, तो मास कितना है? इट विल रिमेन सेम m, बट इस वेलोसिटी विल चेंज फ्रॉम u टू v. तो इनिशियल मोमेंटम m into u, फाइनल मोमेंटम m into v. नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, change in momentum or specifically the rate of change of momentum p2 minus p1 by t is directly proportional to the force. Now put the value of P1 and P2. After replacing the value, you will get mv minus mu divided by t into f. M is common. V minus u by t. We can also write like this. V minus u by t. And we already know what is this? Final velocity, initial velocity, time. So this is the change in velocity with respect to time. So change in velocity with respect to time is called acceleration. So in place of this, we have written acceleration. So ma is directly proportional to the f is directly proportional to the ma. So when we convert directly proportional into equal to, we have to use a constant. If all the values are in their SI unit, in that case the value of k is 1. So finally f is equal to ma. So this is the mathematical formula for the Newton's second law of motion. Next is the unit of force, which is Newton. Next was how to define 1 Newton. So this is what all about the Newton's second law of motion, the examples of Newton's second law of motion or the application of this formula, and that one we will discuss in the next module. So now you can take the screenshot and write in your spare notebook. So thank you students.